का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था। आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस चरणों में कंप्लीट होता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, ये 6 चरणों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले चरण में इच्छित डीएनए का आइसोलेशन करना, उसकी पहचान करना एवं उसका आइसोलेशन करना। जो इच्छित जीन है उसकी पहचान और उसका पृथक्करण करना। दूसरे स्टेप में जब इच्छित जीन की पहचान हो जाती है, उसका पृथक्करण हो जाता है, तो दूसरे स्टेप में उस इच्छित जीन को किस वाहक में डाला जाए उस वाहक की पहचान करना। सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग व्हीकल और वेक्टर, उस वाहक की पहचान करना जिसमें उस इच्छित जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, समावेश किया जाता है। जब इच्छित जीन क्लोनिंग वेक्टर में समावेशित किया हो जाता है या क्लोनिंग वेक्टर की पहचान हो जाती है, तो उस सेलेक्टेड व्हीकल में इच्छित जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और जब इच्छित जीन उस क्लोनिंग व्हीकल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस इच्छित जीन को क्लोनिंग वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो वो क्लोनिंग व्हीकल है जिस पे वो इच्छित जीन डाला हुआ है, उस क्लोनिंग व्हीकल को ऐसे होस्ट में ट्रांसफ़र करना जिसमें वो मल्टीप्लाई करे, गुणनन करे और उसके गुणनन के साथ साथ ही वो इच्छित जीन भी गुणनन होता रहे, गुणनित होता रहे। तो नेक्स्ट स्टेप, चौथा स्टेप ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर ऑब्लिक डिजायर्ड जीन इनटू ए होस्ट। जब होस्ट में वो क्लोनिंग व्हीकल या वेक्टर की बहुत सारी कॉपियां बन जाती है, उसके साथ साथ इच्छित जीन की भी बहुत सारी कॉपियां बन जाती है, फिर उस स्क्रीन जीन को नेक्स्ट स्टेप में उस होस्ट से पृथक किया जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ आइसोलेटेड मल्टीप्लाइड जीन। नेक्स्ट स्टेप में जो इच्छित जीन गुणनित हो गए, बहुत सारी कॉपियां बनी है, उस इच्छित जीन की ये स्क्रीनिंग की जाती है कि अपन ने जो इच्छित जीन सबसे पहले आइसोलेट किया था ये वही है या उसमें कोई फेर बदल हो गया हो। तो ये जांच करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। और स्क्रीनिंग अमूमन की जाती है 2 तरह के रिपोर्टर और मार्कर जीन से। ये आगे के चरण में आपको बताएंगे डिटेल में। और जब आइसोलेटेड जीन की स्क्रीनिंग हो जाती है, तब उस आइसोलेटेड जीन को, डिजायर्ड जीन को जो टारगेट सेल है उस टारगेट सेल में समावेशित किया जाता है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उस टारगेट सेल में उस जीन का एक्सप्रेशन अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्ति की जाती है कि वो जीन उस टारगेट सेल में जाकर एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस टारगेट सेल में जाके इच्छित प्रोटीन बना रहा है या नहीं बना रहा है, इच्छित नए गुण का निर्धारण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता लगाया जाता है चौथे स्टेप में। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन 6 चरणों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे पहला चरण आज लेंगे जिसमें है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन। जो इच्छित जीन है उसकी पहचान कैसे करें और उसका पृथक्करण कैसे किया जाता है, यह है पहला चरण। तो प्रथम चरण में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डीएनए है, जो जीनोम है, उस जीनोम को एक बफर सॉल्यूशन में लेते हैं और बफर सॉल्यूशन में लेके उस जीनोम को
ट्रीट करवाते हैं या उस बफर सॉल्यूशन में डालते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो कोई भी एंजाइम अपने पास उपलब्ध हो, चाहे न्यूक्लियेज हो चाहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो, वो एंजाइम इस डीएनए या इस बफर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ये एंजाइम इस मूल डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विखंडित कर देता है। ये जो एंजाइम न्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विखंडित कर देता है और ये छोटे छोटे खंड बफर सॉल्यूशन में सब पृथक पृथक तैरते रहते हैं। इसके बाद ये जो डीएनए के खंड है, उन खंडों को मिथाइलिन ब्लू या इथाइलियम ब्रोमाइड, जो कोई भी अपने पास स्टेन मौजूद हो, उससे अभिरंजित किया जाता है। ये तो डीएनए के खंड पृथक पृथक हुए हैं, इस न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से उस डीएनए के खंडों को या तो मिथाइलिन ब्लू या इथाइलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, जिससे ये खंड अभिरंजित हो जाते हैं। अब ये जो डीएनए के खंड है, ये डीएनए के खंडों को पृथक पृथक किया जाता है और पृथक पृथक करने के लिए इसमें दो टेक्निक काम में आती है। एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी टेक्निक होती है ब्लोटिंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ब्लोटिंग को अपन कल इसका बारे में अध्ययन करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, अगेरोस जेल एंड पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेरोस जेल में अगर काम में लिया जाता है, इसको अगर को गर्म पानी में घोल दिया जाता है और दो कांच की पट्टियों के बीच में उसकी एक पतली परत या जेल बनाई जाती है। या सिंथेटिक पॉलीएक्राइलएमाइड जेल भी आजकल बहुत उपयोग में ली जाती है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के जो खंड है, वो खंड उसकी साइज और उस पर उपस्थित आवेश के अनुसार वो पृथक पृथक होते रहते हैं। तो होता क्या है, चाहे अगेरोस जेल हो या पॉलीएक्राइलएमाइड जेल हो, इस जेल में सबसे ऊपर छोटी छोटी कुइयां बनी होती है जिसको वेल बोलते हैं। उस वेल के अंदर इस डीएनए के सॉल्यूशन को इस वेल के अंदर लोड किया जाता है। वेल के अंदर डीएनए के सॉल्यूशन को लोड किया जाता है। अब डीएनए के सॉल्यूशन को इसके अंदर लोड करके जब ये लोड हो जाता है तो इसमें एक वेल में स्टैंडर्ड डीएनए, जिसका अपने मापन अपने को पता है, जो फ्रेगमेंट है उसकी साइज और उसके बारे में अपने को नॉलेज है, ज्ञात है, उसको लोड किया जाता है। बाकी कुइयों में ये डीएनए है, सॉल्यूशन को लोड किया जाता है। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर या पीईजी, नाम इसका पीईजी भी है, पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ऊपर की तरफ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, नीचे की तरफ धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो इस इलेक्ट्रोड में करंट प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो डीएनए, जैसा कि अपन जानते हैं, उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है और उस पर ऋणात्मक चार्ज होने की वजह से
ये डीएनए धनात्मक की ओर आकर्षित होते हैं। तो डीएनए ऊपर से, डीएनए के इस खंड का ऊपर से नीचे की तरफ गमन होता है। एक्राइल एमाइड जेल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस छिद्रों के माध्यम से ये डीएनए के खंड ऋणात्मक आयन से धनात्मक आयन की तरफ गमन करते हैं। अब जितना डीएनए का खंड बड़ा होगा उस पर उतना ही आवेश ज़्यादा होगा। आवेश ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा प्लस की तरफ आकर्षित होगा, अतः बड़ा टुकड़ा है वो नीचे की तरफ आएगा, छोटा टुकड़ा है वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगा। इस तरह से डीएनए के खंड और उस पर आवेश के आधार पर ये डीएनए के सारे खंड पृथक पृथक हो जाते हैं। और ये जो डीएनए के खंड पृथकित हुए हैं, इन डीएनए के खंडों को या तो ये जो स्टैंडर्ड डीएनए है इससे मैच करा दिया जाता है, या फिर वो ज्ञात प्रोब हो, उस प्रोब के साथ में हाइब्रिडाइज कराया जाता है, जिसको ब्लॉटिंग कहते हैं। इन डीएनए के खंडों को या तो जो ये ज्ञात स्टैंडर्ड डीएनए है, ये स्टैंडर्ड इससे इनको मैच कराया जाता है, या फिर इसकी ब्लोटिंग कराई जाती है। ज्ञात प्रोब के साथ में इसका संकरण कराया जाता है। और ये प्रोब 3 प्रकार का होता है: सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए के खंडों का डीएनए में संकरण कराया जाता है। नदर्न में मैसेंजर आरएनए में संकरण कराया जाता है, एवं वेस्टर्न में प्रोटीन का संकरण कराया जाता है। तो इस तरह से जो पृथकित डीएनए है, इस पृथकित डीएनए के ज्ञात प्रोब से संकरण करा के उसको पृथक किया जाता है। अब इसमें संकरण कैसे होता है, संकरण कैसे कराया जाता है, ब्लोटिंग की वो कौन सी विधि है, इसको स्टडी करने के लिए ब्लोटिंग टेक्निक जो ईएम सदन ने दी थी, जो 3 प्रकार की होती है, सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही उपयोगी होती है। तो ये डीएनए आइसोलेट करने का ये प्रथम चरण कंप्लीट होता है। फिर जब ये पृथक हो जाता है, जब ये डीएनए पृथक हो जाता है, तब इस पृथकित डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर समावेशित किया जाता है, कि वो तो एक ही जीन है, और उस जीन को क्लोनिंग वेक्टर में समावेश करके उस क्लोनिंग वेक्टर को किसी होस्ट में प्रवेश कराया जाता है, और उस होस्ट में उस जीन की कॉपियाँ बनाई जाती है, जिससे एक से अधिक सैकड़ों कॉपियाँ अपने पास होती है। फिर उन कॉपियों से आगे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये आगे है। तो इस ब्लोटिंग को अपन कल देखेंगे, जिसको EM सदन में दिया था।